So I am starting this lecture. So just recording, if somebody wants it, so we'll forward it to them. Okay. So chi-square test of independence is the one more important, function of chi-square test, where we can check the relationship between two variables, whether they are independent of each other or not. So, for example, an edible company may be interested in knowing whether the purchase of oil is independent of customer's age. So यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं, कोई भी edible oil company है, उसका जो परचेज है, जो लोग चीजें खरीदते हैं, क्या वो डिपेंडेंट है एज पे या इंडिपेंडेंट है कस्टमर की एज पे. सो दिस इज आवर क्वेश्चन टू चेक. सो आवर chi-square test of independence would check this thing, that your purchase of edible oil is dependent or independent of customer's age. इसका implication क्या होगा? Your implication would be like कि कोई भी अगर जो मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाएगा वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज बनाए या विद रिस्पेक्ट टू एज बनाए. फॉर एग्जांपल, अगर हम हॉर्लिक्स की बात करते हैं, नाउडेज हॉर्लिक्स आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो इट मींस दे आर दैट इज डिपेंडेंट. उसका रिजल्ट ये आया है कि हमारा जो भी चीजें खाते हैं, हॉर्लिक्स लेते हैं हम, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एज ग्रुप. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, जो कि हमें ये बताता है कि योर ऑब्जर्वेशन और योर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. वो हम chi-square टेस्ट से चेक कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी वन मोर थिंग, कंटिंजेंसी एनालिसिस. तो कंटिंजेंसी एनालिसिस क्या होता है? दैट इज हियर वी ड्रॉ अ टेबल, दैट इज वेयर वी कैन पुट द ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस जिस टेबल में डालेंगे, दैट इज अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स. वो जो टेबल हम बनाते हैं, दैट इज नोन एज कंटिजेंसी टेबल. सो इट इज रिटन हियर, व्हेन क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशंस आर classified on the basis of two variables and arranged in a table, the resulting table is known as contingency table. आपको आगे बताते हैं कि contingency table कैसे बनाया जाता है और कौन सा होता है. सो कॉन्टिजेंसी, जब chi-square इस कॉन्टिजेंसी टेबल को यूज करता है टेस्ट करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दैट इज नोन एज कंटिजेंसी एनालिसिस. हाँ जी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी एवरीवन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चा किसी को? मैम एक बार दोबारा बता दो, क्लियर नहीं हुआ प्रॉपर्ली. ओके, देखो जो chi-square टेस्ट होता है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि chi-square टेस्ट किसके लिए यूज होता है? गुडनेस ऑफ फिट के लिए. नाउ द सेकंड फंक्शन ऑफ chi-square इज टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस. जो दोनों वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं वो किसी तरह एक दूसरे से डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो कौन बताता है? वो chi-square टेस्ट बताता है हमें. और उस chi-square टेस्ट के लिए हमें एक कॉन्टिजेंसी टेबल बनाना पड़ता है, दैट इज नोन एज कॉन्टिजेंसी टेबल, जिसमें हम अपने दोनों, सपोज x और y वेरिएबल्स, और वी कैन से परचेज ऑफ एडिबल ऑयल एंड एज, हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं और उसको एक को रो में लेते हैं और एक को कॉलम में लेते हैं. ठीक है, और उसकी ऑब्जर्वेशंस हम डालते रहते हैं, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. देन इन द लास्ट वी अप्लाई chi-square टेस्ट. उस chi-square टेस्ट अप्लाई करने के बाद we'll come up with a conclusion that whether it is dependent or independent. वही वाले सारे hypothesis, 7 steps of hypothesis जो हम hypothesis testing के लिए हर टेस्ट में यूज करते आ रहे हैं, वही टेस्ट इसमें यूज करेंगे हम. हाँ जी, अब क्लियर हुआ कुछ? हाँ जी, क्लियर है अभी कुछ? हो गया मैम क्लियर. Okay, so Keshav is waiting. Okay. So now contingency table बनाया जाता है इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए. दैट इज कॉलम्स में एक वेरिएबल होता है, कॉलम वर्टिकली एक वेरिएबल होगा और एक हॉरिजॉन्टली उस पे होगा, एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल होगा. तो इस टेबल को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल. और इस चीज को एनालाइज करने के लिए, हम इंडिपेंडेंस को एनालाइज करने के लिए जो एनालिसिस करते हैं, दैट इज नोन एज कंटिजेंसी एनालिसिस. सो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोसीजर क्या है इसका करने का? दैट इज द सेम.
जो हमने गुडनेस ऑफ फिट में किया था कि कुछ फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड होती हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड होती हैं। ऑब्जर्व्ड मतलब विच वी आर एक्चुअली अकरिंग थ्रू, जो हमने नोट किए हैं रिस्पॉन्सेज कि नंबर ऑफ विजिट्स कितने आए या नंबर ऑफ एज ग्रुप्स कौन से थे जिन्होंने परचेज किया। ठीक, सो दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। और एक्सपेक्टेड कौन सी होती है, विच यू वांट, दैट इज योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो वही जो कैलकुलेशन लास्ट टाइम किया था, सिमिलर वही कैलकुलेशन हम करेंगे बट विद सम डिफरेंट थिंग्स, राइट। अभी हम देखते हैं कि हम आगे कैसे करते हैं। So this is the formula of expected frequency of cell. पहले आपको contingency table दिखाते हैं. So this is your contingency table. Here you can see it is variable x, that is on the horizontal axis, and on the vertical that is variable y. y1, y2, y3 up to yj. Variable x is similar x1, x2, x3 up to xk, right? So यहाँ पे row total दिया हुआ है on the right side. In the down you can see here it is column total. तो C1, C2, C3 ये सारे columns का total है. यहाँ R1, R2, 3 this is the total of the rows. RJ is the total of row total. सबका total है. RJ is jth column का jth row का total. And CK is kth column का total. And N is your grand total, that is of your rows and as well as of your columns. हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चा, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्टिजेंसी टेबल, हाँ कॉन्टिजेंसी टेबल इज वेरी इजी। वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल x एंड देन वेरिएबल y ऑन द वर्टिकल एक्सिस। यहाँ हमने अप टू k तक का वेरिएबल लिया इन x एंड j वाला वेरिएबल लिया अप टू j, दैट इज इन द वेरिएबल y। कॉलम टोटल है, रो टोटल है r1 2 3 अप टू rj, और कॉलम टोटल है ck, एंड n इज द ग्रैंड टोटल, दैट इज कॉलम प्लस रो टोटल, that is your n, that is your grand total। ये कॉन्टिजेंसी टेबल होता है और इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि whether y वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन x वेरिएबल और इज इंडिपेंडेंट ऑफ x वेरिएबल। तो ये चीज हम कॉन्टिजेंसी टेबल से प्रूव करते हैं। यू कैन सी यहाँ एक लिखा हुआ है O11, O21, O31, what is that? That is x1 is 1, y1 is also 1, x2 is 2 and y1 is 1, x3 is 3 and y1 is 1. That is you are linking, you are checking the relationship of O11. 11 मतलब x का भी फर्स्ट वेरिएबल, y का भी फर्स्ट वेरिएबल, x2 मतलब सेकेंड वेरिएबल ऑफ x एंड फर्स्ट वेरिएबल ऑफ y, इन दोनों का क्या रिलेशन है, दैट इज योर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हियर। जितने भी ओ दिख रहे हैं इनको हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर है बच्चा? मैम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना? न्यूमेरिकल ही आएगा, इसीलिए ये बता रही हूँ। तो मतलब इसको पूरा मैट्रिक करके बनाना पड़ेगा? हाँ वेरी इजी, अभी बताती हूँ ना आपको, ये क्वेश्चन है इसका, इसके बाद कैसे करना ओके है। मैम। वेरी इजी वन। लास्ट लेक्चर भी जब हुआ था तब गुडनेस ऑफ फिट का था, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैट्रिक्स बट दैट वाज वेरी इजी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। सो अभी हमने एक फॉर्मूला किया था लास्ट उसमें, दैट इज कि काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दिस वन, दैट इज समेशन ऑफ ऑल सेल्स, ब्रैकेट में है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर अपॉन एफ ई, एंड समेशन पूरे फॉर्मूले का है, इट इज नॉट ऑफ ओनली अपर वन, इट इज और डिनोमिनेटर आल्सो। सो दिस इज योर काई स्क्वायर। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है हमारे टेबल के अंदर, कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू डिटरमिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन ही नहीं है। केशव आपको क्या जानना है बच्चा? केशव आपको क्या समझ नहीं आया बच्चा, बताइए।
Variable portion, okay. So there are two variables, x and y. कंटिजेंसी टेबल हम बनाते हैं, तो वेरिएबल y हम ऊपर लेते हैं, वेरिएबल y हम वर्टिकल लेते हैं, एंड वेरिएबल x हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं, एंड वी आर लाइक चेकिंग द रिलेशनशिप्स. सपोज यहाँ पे एज लिखा हुआ है y1 में और यहाँ परचेज लिखा हुआ है x1 में, सो वी आर फाइंडिंग परचेज रिलेशनशिप विद द एज. सो दैट इज योर फर्स्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कि कितने लोगों ने बोला कि they actually it is dependent, or who they are, have filled the questionnaire that it is what is 6D067807. I'm not aligned. Okay, so this is the frequencies. 011 is observed frequencies, which are actually telling about the observed frequencies between x1 and y1. ठीक है, ये बहुत इजी, हम आगे क्वेश्चन करते हैं, हमें पता चल जाएगा. माय क्वेश्चन वाज कि हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, हम आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे. सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट इज रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय n. अभी आपको मैंने बताया यहाँ रो टोटल है, राइट, इन सबका y1 का रो टोटल r1 है, y2 का r2 है, y3 का r3 है, एंड yj का rj है, राइट. और ck का कॉलम ये वाले इसका कॉलम का टोटल है ck, एंड दिस वन इज c3 अप टू ck तक, और n है हमारा ग्रैंड टोटल. सो यहाँ फॉर्मूला क्या आया, rt इज योर रो टोटल into your column total divided by n, that is your grand total, और we can say total number of frequencies, क्योंकि रो को भी प्लस करेंगे और कॉलम को भी प्लस करेंगे तो ये ग्रैंड टोटल बन जाता है और इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. हाँ जी, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो मैम. अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, काई स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है, ऑब्जर्व्ड आपको गिवन है, एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है. और आपको याद रखना है यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम जो लेते हैं दैट इज नंबर ऑफ रोज -1 ब्रैकेट में नंबर ऑफ कॉलम्स -1, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन. अब जितना भी हमने फॉर्मूलाज किए हैं we will proceed further with the question. So the question is, the vice president of a garment company wants to determine whether sale of the company brand of jeans is independent of age group. So यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, वो ये जानना चाहते हैं जो आप कंपनी के ब्रांड की जीन्स का सेल हो रहा है, क्या वो एज ग्रुप से इंडिपेंडेंट है. इट मींस एज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम एज के हिसाब से तो नहीं जीन्स बना रहे हैं. So he has appointed marketing researcher for this purpose. इसलिए उन्होंने marketing researcher रखा. इस marketing researcher ने 703 consumers का sample लिया जिन्होंने purchase की थी jeans. So the researcher conducted survey for 3 brands of jeans. 3 jeans के brand के ऊपर उसने research किया, brand 1, brand 2 and brand 3. So the researcher has also divided the age groups into 4 categories. जो रिसर्चर था उसने डिवाइड किया एज ग्रुप को भी 4 कैटेगरीज में, दैट इज बिटवीन 15 to 25, 26 to 35, 36 to 45 एंड 46 to 55, राइट. और जब उसने ये किया उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आई, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, एवरीवन आ गया मैम. क्वेश्चन सबको समझ आ गया? कुछ नहीं किया अभी तक?
दैट इज जस्ट अ क्वेश्चन के कोई भी एक वाइस प्रेसिडेंट को प्रॉब्लम आया, वो देखना चाह रहा है कि उसका जो ब्रांड प्रेफरेंस है जीन्स का, क्या वो एज के ग्रुप के इंडिपेंडेंट है, क्या हम एक ऐसे यूनिफॉर्म टाइप ऑफ जीन्स बनाएं जो कि सब एज ग्रुप के लिए एक जैसी हो, राइट? साइज माइट डिफर, बट एज ग्रुप का कोई असर ना पड़ता हो कि इस एज ग्रुप को इस तरह की जीन्स पसंद आ रही है, 20 to 40 वाले को अलग पसंद आ रही है, अप टू 50 अबव 50 वालों को अलग पसंद आ रही है। तो उसके लिए उन्होंने मार्केटर रिसर्चर अपॉइंट किया और उसने 3 ब्रांड्स का रिसर्च किया, जिसके अंदर उन्होंने देखा एज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करी। तो हमने 2 वेरिएबल्स लिए, ब्रांड एंड एज। सो दीज आर 65, 75, 72, 60 एंड ऑल, दीज आर देयर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। और नीचे इनका टोटल दिया गया है कॉलम का, दैट इज 225, 232 एंड 246, and 703 is your n, right? And here you can see here also हमने क्वेश्चन में भी ये किया है कि n कितना है हमारा, हमने कितना सैंपल साइज लिया था इसमें से 703 कंज्यूमर्स। तो जितनी फ्रीक्वेंसीज होगी, जितने नंबर होगा रो और कॉलम का, दैट इज इक्वल टू योर 703। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा? अब हम डिटरमिन करना चाहते हैं, डिटरमिन वेदर ब्रांड प्रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज ग्रुप। यहाँ हम अल्फा लेके चल रहे हैं 5%, राइट? सो वील प्रोसीड विद द सॉल्यूशन नाउ। 7 स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस फॉलो करेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेट ऑल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस। अब हमारा क्वेश्चन ही यहाँ पूछा गया है कि ब्रांड प्रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज ग्रुप, तो हम एज इट इज इसको नल हाइपोथेसिस मान के that brand preference is independent of age group. Alternate क्या मानेंगे? Brand preference is not independent of age group. Step 2 क्या था हमारा? Determine the appropriate statistical test. अब हमें क्वेश्चन देख के ही समझ आना, क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताएगा कोई भी कि इसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। इट इज योर थिंकिंग एंड योर अंडरस्टैंडिंग कि इसमें भाई इंडिपेंडेंस के बारे में बात हो रही है, तो इसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैम हम्म मैम इसमें स्टेप 1 था, इसमें एक बार ऊपर करना। हम्म मैम जैसे हमने H0 और H1 जो है हमारा, हाँ अगर जी हम इसको ऊपर नीचे मतलब जैसे H0 है जो, अगर इसमें नॉट वाला ले ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? बच्चा, प्रॉब्लम तो रहती है, क्योंकि फिर तुम्हारा अच्छा। आंसर प्रॉपर नहीं आएगा। तुम्हारा क्वेश्चन, ये जब भी हम काई स्क्वायर लगाते हैं ना, तो काई स्क्वायर इज टू चेक इंडिपेंडेंस। सो आपका नल ठीक है। हाइपोथेसिस ही वही सेट होगा जो आपका इंडिपेंडेंट वाला होगा। हमेशा ये अच्छा याद ठीक रखना है। है। क्वेश्चन में भी यही पूछा है, काई स्क्वायर भी इसीलिए लगाया है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि काई स्क्वायर का फंक्शन यही है, ये इंडिपेंडेंस चेक करता है। अगर हम नल हाइपोथेसिस डिसीजन लेके चलेंगे तभी तो ऑल्टरनेट होगा। अब सपोज करो ठीक आपने है। इसको, आपने ऑल्टरनेट को ले लिया, ये नॉट हम्म इंडिपेंडेंट को ले लिया, तो आपका आंसर हो हम्म रहा था कि आपका रिजेक्ट हो रहा था, तो आंसर बिल्कुल ही हम्म उल्टा हो जाएगा। आपका अच्छा। हाइपोथेसिस हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए हम्म, ठीक है मैम। जहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात हो। हम्म सो काई स्क्वायर का फॉर्मूला यही था, FO minus FE का whole square divided by FE and whole summation of all cells with degree of freedom, number of rows minus 1, bracket number of columns minus 1. Third step is set level of significance, जो कि already given है 5% हमारे पास। Step 4 is set the decision rule. डिसीजन रूल क्या, हमने ये पहले भी किया था कि अगर काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है काई स्क्वायर की टैबुलर और क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है, यही कराया था पहले भी। अब हमें तो टैबुलर वैल्यू पता ही नहीं है कि टैबुलर वैल्यू कितनी है। सो नाउ विल फाइंड द काई स्क्वायर टैबुलर वैल्यू। हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा हमारा इसका, that is you have 4 rows and 3 columns, 4 minus 1 3 minus 1, ये आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल है, इसको देखो कितने कॉलम्स हैं आपके पास, वहां बताओ।
हाँ जी। हम 3 हैं। एंड रोज कितनी है? 4। 4 rows and 3 columns. तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था? number of rows minus 1 bracket multiply by and number of columns minus 1. So 4 minus 1, 3 minus 1, it comes out to be 6. ठीक है? ठीक है मैम। अब हम क्या करेंगे, हम टेबल देखेंगे काई स्क्वायर का। एक मिनट में तुम्हें अब आप काई स्क्वायर का टेबल देखते हैं। अभी हमारा आया क्या था? 5% level of significance, it is given here 0.05 with degree of freedom 6. So value comes out to be 12.592. यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा वैल्यू आया 12.592. सो आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ भी मैंने यही वैल्यू लिखा है 12.59. दैट इज योर टेबुलर वैल्यू. अब हमें आगे टेस्ट अप्लाई करना है और इस वैल्यू को कंपेयर करना है. सो स्टेप 5th इज कलेक्ट द सैंपल डेटा, जो ऑलरेडी हमारे पास कलेक्टेड है सैंपल. So step 6 is analyze the data. This is the major portion of this question. हमें age given है, हमें brands given है. Now तुम्हें 65, 60, 40, 55 सब observed frequencies given है, पर हमें expected frequencies नहीं पता. तो हम सबसे पहले निकालेंगे expected frequency. अब वो कैसे निकालेंगे? हमने पीछे एक फॉर्मूला किया था, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय n. रो का टोटल, सपोज आप इसकी बात कर रहे हैं, 65 वाले की बात कर रहे हैं, तो हम 15 से हम बात कर रहे हैं 15 से 25 वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पे विद द ब्रांड 1. तो हम क्या करेंगे, रो टोटल लेंगे 15 to 25 एज ग्रुप, कॉलम टोटल लेंगे हम ब्रांड 1 का और डिवाइड कर देंगे इसको 703 से. सो दिस इज 212 into 225 डिवाइडेड बाय 703. क्लियर है यहाँ तक? कैसे लिया मैंने ये हमने लिया फर्स्ट रो का टोटल 212, फिर मैंने ब्रांड 1 का कॉलम टोटल लिया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 703 विच इज n, विच इज टोटल. ऑलरेडी गिवन भी है हमारे पास ये. तो ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई 1 सेल की, ये x1 y1 वाले की, इसकी. दैट इज योर O11, ये वाली 65 की फ्रीक्वेंसी वाले की. तो ये यहाँ पे आया हमारा 16.7.8520. इसी तरह अगर हम दूसरे की निकालना चाहते हैं, सपोज आई वांट 26 to 35 की मेरे को निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड 1, तो मैं क्या करूंगी, इसका टोटल लूंगी 164 into 225 डिवाइडेड बाय 703. ठीक है? उसी तरह ब्रांड 2 के साथ हम कर लेंगे. सिमिलरली हमने सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करी और हमने यहाँ पुट डाउन कर दी. हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? Yes or no? No ma'am, सब clear. So now chi square का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, FE हमने फाइंड कर ली. ठीक है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें, ये समेशन आ गया ना या नीचे बच्चा, ये समेशन हमारे पास यहाँ नीचे आ जाएगा. सो हमें समेशन मिल गया है, हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ पे पुट करेंगे. दैट कम्स आउट टू बी 7.23. सो 7.23 जो हमारा ये आया है, कैसे आया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ. ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है. हमने इस वैल्यू पुट करी FO माइनस FE डिवाइडेड बाय FE, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का स्क्वायर. वो वाले फॉर्मूले को हमने यहाँ कैलकुलेट करके लिख लिया अपने पास. हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है समेशन. इन सब का जब टोटल किया, it comes out to be 7.23. ठीक है? So the last step is now
arrive at the statistical conclusion. हमारा क्या हमने डिसीजन रूल सेट किया था कि टेबुलर वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे. अब हमारा 7.23 हमारी कैलकुलेटेड है और टेबुलर वैल्यू हमारी 12.59 थी. अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तो ज्यादा है, कम है, और हमारी टेबुलर वैल्यू ज्यादा है. सो इट मींस एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस. अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होती टेबुलर वैल्यू से, we will reject null hypothesis, but now it is opposite. हमारी टेबुलर वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेटेड कम है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं हमारा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं. हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था? that brand preference is independent of age group and hence it is proved that brand preference is independent of your age group. हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी. नो मैम. इट इज वेरी No, ma'am. इजी. वही 7 स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस हर जगह फॉलो कर रहे हैं हम. ठीक है, बस डिफरेंसेस कौन सा टेस्ट हम यूज कर रहे हैं. सो एक और टेस्ट होता है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी. इसका प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी किया है इंडिपेंडेंस के लिए, बट डिफरेंस कहाँ होता है? अभी तक हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, x और y की, इन इंडिपेंडेंस. पर here it is more than 2 वेरिएबल्स. और क्या होता है इंडिपेंडेंस में तो हम 2 अलग अलग पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करते हैं, पर in homogeneity we are collecting different samples from the same population. एक ही पॉपुलेशन में से अलग अलग सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या इनमें क्या सिमिलैरिटी है या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये डिफर करते हैं, क्योंकि एक ही पॉपुलेशन से हमने कलेक्ट किया है सैंपल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूं, मैं I want to check the opinion of employees from 3 departments in terms of hard work. 3 अलग अलग डिपार्टमेंट ले लिए मैंने, प्रोडक्शन ले लिया, फाइनेंस ले लिया, मार्केटिंग ले लिया, और हार्ड वर्क की बात करी. अब हार्ड वर्क को मैंने क्लासिफाई किया वेरी हार्ड, हार्ड और इजी गोइंग. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये हमने क्लासिफिकेशन ली, क्या उन सब के ओपिनियंस एक जैसे थे? क्या वो सारे एक ही बात कह रहे थे कि ये ठीक है क्लासिफिकेशन हार्ड वर्क चेक करने के लिए? नल हाइपोथेसिस हमने माना कि नहीं, ये होमोजीनियस नहीं थे. सो दैट इज वी आर इन द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. हम सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं फ्रॉम द सिंगल सैंपल इन होमोजेनिटी दोनों में. बट होमोजेनिटी में क्या होता है, 2 अलग अलग, 2 से ज्यादा भी एक ही पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं, और इंडिपेंडेंस में तो इंडिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या डिपेंडेंट चीजें हैं. वो अलग 2 पॉपुलेशन से होता है और एक ही पॉपुलेशन से लेते हैं, उसको होमोजेनिटी कहते हैं. और प्रोसीजर इनका बिल्कुल सेम. हाँ जी, मेरे को लगता है मीटिंग टाइम इज गोइंग टू एंड, इट्स ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट. आप मुझे ये बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैम इन टेस्ट में फिर डिफरेंस किस चीज का होगा? अच्छा, टेस्ट में डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि हम किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं. उसमें हम इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व कर रहे थे और सिर्फ 2 सैंपल का था. अब क्वेश्चन तो अलग है, आप अपने ऑब्जेक्टिव जब बनाते हो, आप अलग अलग चीजों के ऑब्जेक्टिव, कई बार तो आप ये देखते हो एज डिपेंडेंट है कि नहीं इस चीज के ऊपर. फिर कई बार ऑब्जेक्टिव बनाते हो कि होमोजेनिटी ऑफ, जनरली जो ये होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है ना, ये हमारा रिग्रेशन एक टेस्ट होता है, उसकी एजम्पशन होती है. उसकी एग्जाम्पशन को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट लगाया जाता है. अब क्वेश्चन आपने चेक करना है कि पंजाब में से ही हमने 3 अलग अलग शहरों में से सैंपल लिए, ठीक है, क्या वो अलग अलग है उनका बिहेवियर? वी आर टेकिंग इट फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशंस बट फ्रॉम डिफरेंट सैंपल्स बट फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन. डिफरेंट सैंपल्स फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी. We are taking the different samples, 2 or more samples from the same population. That is your homogeneity. ये कहीं ना कहीं कुछ characteristics उनका same है. क्या characteristics same है? कि वो पंजाब से belong करते हैं या वो पंजाब में है सारी चीजें. But in independence we are taking 2 different samples and checking the independence.
पर आपका सारा प्रोसीजर और सारे क्वेश्चन कुछ भी देखोगे वो सेम ऐसे ही स्टडी किए जाते हैं उसके। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है बच्चा? हाँ जी मैम क्लियर है। आसान है ये। ठीक है। सिर्फ हमारे पास एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का है, आपका मैक्स 2 लेक्चर्स लगेंगे अब इसके, क्योंकि काई स्क्वायर इज ओवर, एनोवा इज ओवर, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एवरीथिंग इज ओवर। वी आर लेफ्ट विद ओनली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, बस बाकी सारे हो गए। एंड काई स्क्वायर इज वन ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक लास्ट वाले में बताया था मैंने तुम्हें क्या होते हैं। ठीक है, सो आई एम एंडिंग अप द मीटिंग। कोई प्रॉब्लम है? ये वाला मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया था पहले ही, कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछ लेना। यू हैव इन योर ग्रुप दिस पीडीएफ, आपके पास है। ठीक है, ओके, आई एम एंडिंग अप द मीटिंग। कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप पे बता देना या मेल कर देना। थैंक यू।